नमस्कार दोस्तों। आपको ये तो पता ही होगा कि सरकार ने बजट के अंदर निर्णय लिया है कि दो पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बैंक यूनियंस ने कॉल किया है 2 दिन का स्ट्राइक 15th ऑफ फरवरी से। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली सरकार ऐसा क्यों चाह रही है। सरकार बैंकों का निजीकरण क्यों करना चाहती है, क्या प्राइवेट बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब का एनालिसिस करेंगे। दोनों साइड को थोड़ा सा देखने की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हो क्या रहा है। तो जो बैंकिंग लैंडस्केप है भारत के अंदर, जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत तेजी से अब चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम दो पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे और इसका परिणाम काफी बड़ा हो सकता है। क्योंकि आप समझिए ऑलरेडी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको कम किया जा चुका है। आज के डेट में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं। तो फर्दर अगर ये वाला जो दो सक्सेसफुल हो जाता है प्राइवेटाइज करने में और वो अच्छे से काम करने लगता है, तो फर्दर याद रखिएगा सरकार जो 10 बाकी के 10 पब्लिक सेक्टर बैंक बचेंगे उनको कम करके हो सकता है 4, 5 या 6 तक भी सरकार ला सकती है। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 1969 में जो डिसीजन लिया गया था नेशनलाइजेशन का, करीब 51 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं उस चीज को। तो यहां पर जो जितने भी बैंक थे उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में इंदिरा गांधी जी के समय। अब यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। क्योंकि अभी तक यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंकों का रोल काफी बड़ा होता था, लेकिन ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि सरकार का इसके ऊपर सोच क्या है, व्हाई दिस प्रपोजल। तो यूनियन बजट के अंदर जैसा कि मैं आपको बताया कि दो पब्लिक सेक्टर बैंकों को यहां पर प्राइवेटाइज तो किया जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि IDBI बैंक, याद रखिएगा कि IDBI बैंक को यहां पर प्राइवेट बैंक वैसे बोला जाता है, मतलब दर्जा इसको दे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्यों है? क्योंकि IDBI का बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास है? LIC के पास है। और LIC का 100% ओनर कौन है? सरकारी है। तो एक तरह से यही बोला जा रहा है कि IDBI को भी प्राइवेटाइज करेंगे। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो RBI की जो बुक है उसमें इसको यहां पर प्राइवेट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता है, नॉट एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसी की वजह से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्लस IDBI भी अगर आप लगा दोगे तो 13 हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो आपका अनाउंसमेंट है, इसके अंदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी यहां पर प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इसके अलावा और भी कई सारी जो स्ट्रैटेजिक सेल हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हैं, वो 4 सेक्टर्स में किए जाएंगे, इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सभी जगह सरकार का कहना है कि सरकार जो है वो बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेगी। जहां तक रिक्वायर्ड है हम अपने आप को वहीं पर रखेंगे। क्योंकि सरकार ऐसा कह रही है कि हमें बहुत सारा कैपिटल समय समय पर इन सभी बैंकों के अंदर, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर डालना पड़ता है, जिसकी वजह से सरकार का काफी बड़ा हिस्सा, काफी बड़ा बजट का जो हिस्सा है वो इसके अंदर चला जाता है। जिसकी वजह से जो हमें बाकी की रिफॉर्म्स करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है देश के अंदर, वो हम ऐसा नहीं कर पाते। तो यही सोच है, कहीं ना कहीं आप एक तरह से कह सकते हो। यहां पर इवन ये भी बोला गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर जो सरकार ने अभी तक इतने सारे कैपिटल डाले थे, उसकी वजह से जो इंप्रूवमेंट आना चाहिए था थोड़ा बहुत आया है, लेकिन बड़े पैमाने पर वो इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप कंपेयर करिए प्राइवेट बैंकों के साथ, तो प्राइवेट बैंक में भी आपको स्ट्रेस्ड एसेट, जिसको हम NPA कहते हैं, बैड लोन कहते हैं, तो NPA की समस्या आपको प्राइवेट बैंक में भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर क्या रीजन है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ज्यादा यहां पर जो स्ट्रेस्ड एसेट है, जो NPA है, उसकी समस्या देखने को मिलती है। चाहे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करिए, डिविडेंड पेमेंट के बारे में बात करिए, हर पैमाने पर अगर आप देखोगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक यहां पर पिछड़ जाते हैं प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो कि सरकार ने कितना पैसा डाला था। तो 2019 सितंबर के महीने में बताया गया कि 70,000 करोड़ रुपए सरकार ने डाला। फिर यहां पर 2017-18 के समय 80,000 करोड़ डाला था। फिर यहां पर बॉन्ड के माध्यम से रिकैपिटलाइजेशन, जो बॉन्ड्स है, उसके माध्यम से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा डाला गया था अगेन फाइनेंशियल ईयर 19 में। इसके अलावा 2019 में फाइनली जाकर सरकार ने निर्णय लिया कि जो 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक्स हैं उसको हम यहां पर 4 में कन्वर्ट कर देंगे। और इसी के चलते आज के डेट में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं। तो फर्दर ये जो प्राइवेटाइजेशन है दो पब्लिक सेक्टर बैंकों का, अगर ये पूरा हो जाता है, उसके बाद हो सकता है सरकार जो है बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंकों को
फिर से हो सकता है उसमें से कुछ को या तो मर्ज कर देगी और या तो हो सकता है फिर फर्दर जो है उसमें से एक दो को और प्राइवेटाइज कर देगी। तो फाइनली आप कह सकते हो कि सरकार क्लियर तौर पर अब कह चुकी है। इनफैक्ट आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर का जो बयान आया था जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर, उनका साफ संकेत था कि भारत जो है अब पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने जा रहा है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, इसका नाम तो अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा? तो इसका जो डिसीजन है, देखिए सबसे पहले यहां पर जो नीति आयोग है वो इसके ऊपर रिकमेंडेशन देगी। उस रिकमेंडेशन को फाइनली यहां पर देखा जाएगा, जो सेक्रेटरीज हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा यहां पर देखा जाएगा और फाइनल जो डिसीजन है वो फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिया जाएगा कि क्या उसको उन्हीं बैंकों को प्राइवेटाइज करना है कि नहीं करना है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि सरकार चलो ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लेकिन सरकार का तथ्य क्या है? मतलब कि यहां पर इशू क्या फेस करना पड़ रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जिसकी वजह से सरकार ये निर्णय ले रही है? तो देखिए यहां पर सरकार ने ये बोला है कि जिस तरह का हमने मर्जर किया है पिछले 2-4 वर्षों से, उसके अंदर जो इक्विटी डाली है, क्योंकि इक्विटी क्या होता है? कैपिटल होता है एक तरह से, आप कह सकते हो। मतलब जैसे सरकार क्या ओनर होती है, अगर सरकार बैंक को ओन कर रही है 51% से ज्यादा, 60% से ज्यादा, जितना भी शेयर है सरकार का, अगर सरकार बैंक को ओन कर रही है तो यहां पर ओनर की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो बैंक में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके अंदर पैसे डालते जाए। तो इसकी वजह से सरकार का कहना है कि हमने बहुत सारे पैसे डाले हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन बहुत ही मामूली इंप्रूवमेंट हुआ है। यहां पर अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट बैंकों के मुकाबले तो लगातार एनपीए की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उनका यह कहना है कि सितंबर 2020 में, अभी जो पिछला 4-5 महीने पहले, यहां पर जो एनपीए था वो 7.5% था ओवरऑल बैंकिंग का। अगर आप देखोगे ये एनपीए बढ़ के 2021 में सितंबर के महीने में विद इन 1 ईयर, क्योंकि कोविड के चलते बताया जा रहा है कि ये 13.5% हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकारी बैंक है, ज्यादातर प्रॉब्लम आपको ये सरकारी बैंक में देखने को मिलेगी। तो एनपीए बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक को लॉस हुआ। बैंक को लॉस हुआ, इसका मतलब बैंक का कैपिटल गिर जाएगा, क्योंकि जो लॉस होता है वो कहां से जाएगा? जो कैपिटल रखा हुआ है बैंक का उसी से देना पड़ेगा। तो वो जो कैपिटल कम हो गया, उस कैपिटल को फिर से बढ़ाने के लिए सरकार को और पैसे डालने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का यह तथ्य है कि हम फिर से पैसे डालें, फिर उसके अंदर लॉस हो, फिर से पैसे डालें, जिसकी वजह से अगेन ये प्रॉब्लम टैक्स पेयर्स को ही होती है। यहां पर जो आप टैक्स भरते हो उसका बड़ा हिस्सा इसके अंदर चला जाता है और जो फर्दर चीजों में हमें यूज करना चाहिए शायद हम वो नहीं कर पाते। ये तथ्य दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो बेसिकली अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा, मतलब बड़ा हिस्सा अगर प्राइवेट पार्टीज के पास आ जाएगा, तो आगे चलकर जो पैसा उसके अंदर डालना है वो प्राइवेट पर्सन्स डालेंगे, वो प्राइवेट पार्टीज डालेंगी, ना कि सरकार डालेगी, जिसकी वजह से सरकार का पैसा बचेगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्राइवेट बैंक अच्छा करते हैं? क्योंकि सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आएगा ना कि अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं? तो देखिए दोनों चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो जी हां बिल्कुल, अगर हम कई मामले में देखें, जैसे कि लोन का शेयर देखें, तो पिछले कुछ समय से लगातार प्राइवेट बैंक जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। 2015 में देश के अंदर जितना भी लोन दिया जाता था बैंकों के द्वारा, तो प्राइवेट बैंक का हिस्सा इसमें 21% था, लेकिन आज के डेट में विद इन 5 ईयर्स 21% से बढ़कर आप देख सकते हो 36% हो गया। मतलब कि लोग ज्यादातर लोन अब कहां से ले रहे हैं? प्राइवेट बैंकों से ले रहे हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आप देखिए, ये पहले 75% हुआ करता था, लेकिन ये अब गिर के 60% के आसपास हो गया है। इसका मतलब क्या दिखाता है कि एक तरह से जो शिफ्ट है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों से आपको प्राइवेट बैंकों में देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, बेटर सर्विस लेकर आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइवेट बैंक्स का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। ऑल्दो हम कहते तो हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे ज्यादा मजबूत बैंक है, पूरे देश भर में उसके ब्रांचेस और सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पता है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन जब मैं कहता हूं तो उस बैंक का जो शेयर है, जो शेयर मार्केट पर जो शेयर होता है, तो एसबीआई का जो शेयर है, सपोज मैं कहता हूं एसबीआई का टोटल 1000 शेयर है मार्केट के अंदर, तो उसका प्राइस क्या है एसबीआई का? सपोज मैं कहता हूं कि एसबीआई एक शेयर का दाम है 200 रुपए, तो यहां पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए, राइट? तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 2 लाख रुपीज। वैसे ही एचडीएफसी का कितना शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि
HDFC बैंक ये कब सेटअप किया गया था? 1994 में। आज के डेट में क्या आपको पता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है? ये है 8.8 लाख करोड़। जी हां, 8.8 लाख करोड़। लेकिन SBI जिसको हम कहते हैं कि सबसे बड़ा बैंक है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है? ये है 3.5 लाख करोड़। तो आप क्लियर तौर पर देख सकते हो कि यहां पर HDFC बैंक जो कि बाद में स्टार्ट हुआ, यहां पर उसका नेटवर्थ बहुत, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कहीं ज्यादा है। और आज के डेट में आप देखिए भारत के अंदर 22 प्राइवेट बैंक्स हैं और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक चीज के मामले में प्राइवेट बैंक्स आपको ज्यादा बेहतर मिलेंगे। जैसे कि यहां पर कई सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि गवर्नेंस इश्यूज को लेकर प्राइवेट बैंक्स में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। मैं आपको कई सारे एग्जांपल बताता हूं। जैसे ICICI बैंक की जो MD और CEO रह चुकी हैं चंदा कोचर, आपने देखा ही होगा रिसेंटली किस तरह से उनके ऊपर केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को दूसरी तरह से मदद करने की कोशिश की, जो लोन्स वगैरह हैं उसको दूसरी तरह से घुमाने की कोशिश की गई ICICI बैंक की तरफ से। तो ये गवर्नेंस का इशू आ गया। सेम यही चीज यस बैंक में तो आपने देखा ही होगा किस तरह से किसी तरह से संभाला गया RBI के द्वारा। उसके जो फॉर्मर CEO हैं राणा कपूर, उनके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इस तरह के केसेस देखने को मिलेंगे। रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर, जो कि ऑपरेशनल इश्यूज देखने को मिल रहे थे। फाइनली जो सिंगापुर की कंपनी है, सिंगापुर की जो बैंक है DBS बैंक, उनको यहां पर मर्ज कर दिया गया इसके अंदर। फर्दर आप देख सकते हो कि जो एसेट क्वालिटी है, NPA है, वो आपको लगातार बढ़ते हुए, इनफैक्ट ये भी देखने को मिल रहा था कि कई सारे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उन्होंने अपने NPA को सही तरीके से दिखाया भी नहीं था। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक्सिस बैंक का भी अगर आप देखोगे, जो फॉर्मर रह चुकी हैं MD शिखा शर्मा जी, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया था, तो वहां भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक हर चीज में अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बाकी चीजों के मुकाबले अगर आप देखोगे, जो मैंने आपको कुछ फिगर्स दिए उसमें बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस का जो इशू है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अगर सरकार इसकी तरफ आगे बढ़ भी रही है तो यहां पर इंश्योर करना चाहिए सरकार को कि जो RBI का रोल है वो और अच्छे से निगरानी रख सके प्राइवेट बैंकों के ऊपर। जिस तरह की मिस्टेक्स यहां पर हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। और जाने से पहले यहां पर गवर्नमेंट और RBI का क्या स्टैंड रहा है अभी तक, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा हिस्ट्री। जैसे कि आप देख सकते हो कई सारे कमिटीज बनाए गए थे। जैसे कि आप देख पाएंगे नरसिम्हम कमिटी हो गया, उन्होंने यहां पर कहा था कि जो सरकार का हिस्सा है पब्लिक सेक्टर बैंकों में, उसको 33% तक ले आना चाहिए। PG नायक कमेटी ने कहा था कि 50% से कम कर देना चाहिए। तो कई सारे RBI की जो कमिटीज हैं उनका क्लियर तौर पर मत रहा है कि 50% से कम करना चाहिए। लेकिन इसको लेकर UPA गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सहमत नहीं थी। 2004 से 14 के बीच में आपने देखा होगा कोई बड़े पैमाने पर बैंकों का निजीकरण नहीं किया गया, बाकी चीजों में थोड़ा बहुत किया गया था, लेकिन बैंकों के अंदर ऐसा कुछ प्राइवेटाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही NDA सरकार आती है तो पहले टर्म में भी कई सारे कदम लिए गए, लेकिन जो दूसरा टर्म जिस तरह से चल रहा है यहां पर क्लियर तौर पर दिख रहा है कि प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। और आगे आने वाले समय में आप कह सकते हो मैक्सिमम 5 से 6 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा वीडियो रिगार्डिंग जो सरकार यहां पर प्राइवेटाइज करना चाहती है बैंकों को। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि कोई भी जो इन्वेस्टर्स होता है, मैं और आप कोई भी, जब हम बैंक के अंदर अपना डिपॉजिट रखते हैं तो क्या चीज को देखकर रखते हैं, क्या चीज को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि हमें बैंक के अंदर डिपॉजिट करना चाहिए। तो ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।